चुनाव के रुझानों की ओर। हम तो पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे, 100 के ऊपर आ गया तो भी जैसे सदानंद गौड़ा जी ने बताया बहुत सारे हम तो फैक्टर्स हैं सरकार सर आपके बनाएंगे। जो अगेंस्ट जाते हुए दिख रहे हैं। मैं उस पर एक और पॉइंटर है, उस पर मैं आऊंगा, लेकिन एक डॉक्टर अजय उपाध्याय के एक रिएक्शन में यहां पर जरूरी समझता हूं। डॉक्टर अजय उपाध्याय, अभी आपने बीजेपी को सुना, बीजेपी अभी कह रही है वेट एंड वॉच, अभी रुकिए, 1-1.5 घंटा इंतजार कीजिए, देखिए हम ऊपर आ जाएंगे। आप भी वेट एंड वॉच के जो थीम है उस पर चल रहे हैं, या आप श्योर हैं कि सरकार आप बनाने जा रहे हैं? देखिए, चुनाव आयोग का भी साइट हम लोग देखा और उसमें 104 और 70 का सीट का आंकड़ा है, लगभग 8-9% का डिफरेंस है वोट में भी। मुझे नहीं लगता कि अब कोई ऐसी मिरेकल हो जाएगी। मोदी मैजिक जो है वो खत्म हो चुका है। मोदी जी ने प्रचार जरूर किया, मोदी जी ने ध्रुवीकरण की राजनीति जरूर की, मोदी जी ने नकारात्मक राजनीति करने का जरूर कर्नाटक में प्रयास किया, लेकिन कर्नाटक के लोगों ने सकारात्मक वोट पे अपना मुहर लगाया है। कर्नाटक के लोगों ने विकास के वोट पर मुहर लगाया है। कर्नाटक के लोगों ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी वहां थी और भ्रष्टाचार का जो आलम था, 40% भ्रष्टाचार सरकार, उसके विरुद्ध जो है कहीं ना कहीं वहां पे कांग्रेस को समर्थन दिया है। कांग्रेस पार्टी इस जीत को विनम्रता के साथ स्वीकारेगी और जो जिम्मेवारियां कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक की जनता ने दिया है उसको निभाएगी। एक बात जरूर, अंतिम बात, जिस तरह से दक्षिण भारत से अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत हुई है, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, अब पूरा देश जुड़ेगा और पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा में 21 दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक कर्नाटक को दिए थे और मुझे लगता है कि जब यूथ साथ में चल रहा था, बुजुर्ग साथ में चल रहे थे, बच्चे साथ में चल रहे थे, महिला पुरुष साथ में चल रहे थे, वो उन 21 दिनों का जवाब अब कर्नाटक की जनता दे रही है, जो कि रुझानों में हमें दिख रहा है। लेकिन अजय उपाध्याय जी, एक तरफ तो बीजेपी थी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा गया और कांग्रेस को अभी रुझानों में बहुमत मिल चुका है। कर्नाटक की जनता ने किस आधार पर वोट दिया है, उनके मुद्दे क्या रहे? देखिए, कर्नाटक की जनता का मैं पूरा सम्मान, वो अपने कर्नाटक प्राइड को लेकर के, जिस तरह से वहां महंगाई बेरोजगारी से लोग त्रस्त थे उसको लेकर के, जिस तरह से भ्रष्टाचार का आलम था, हर जगह भ्रष्टाचार था उसको लेकर के, और सही पूछिए तो जो कांग्रेस पार्टी ने, हमने जो सकारात्मक नोट पर जो विकास के मुद्दे को उठाया, 5 गारंटियां दी, और जिस तरह राहुल गांधी जी का 21 दिन का कर्नाटक प्रवास रहा भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में, उस पर लोगों ने वोट दिया। जिस तरह पूरी सकारात्मक राजनीति का हम लोगों ने शुरू से लेकर अंतिम तक रखा, भाजपा जो है नकारात्मक राजनीति करती रही। अब बताइए ना, भगवान बजरंग बली को भी जिस तरह जोड़ने का काम इन लोगों ने किया, बजरंग दल जैसे हुड़दंग टीम से, ये क्या दर्शा रहा है? देश के लाखों भक्त जो बजरंग बली के हैं, अच्छा अजय जी, 20 सेकंड आपको रोक रही हूँ। रोहित, देखिए जो तस्वीरें हैं कांग्रेस के जश्न मनाने की तस्वीरें, हम और आप जो बाकी चुनाव पिछले दिनों कवर करते रहे हैं, जो नतीजे सामने आते रहे हैं, उसमें ये काफी दिन बाद ऐसा चांस आ रहा है कि हम कांग्रेस को यहाँ पर कांग्रेस कहेंगे, या फिर जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं उनमें जश्न है, वो अभी से गुलाल लगा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, और जो लड्डू बने हैं मुझे लगता है वो काम आ जाएंगे। तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। बिल्कुल, देखिए रचना, जाहिर सी बात है कि अभी पिछले जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे, अभी उसमें हिमाचल में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, अपने दम पर सरकार बनाई थी, और अब उसके बाद इन रो ये दूसरा स्टेट है जिसमें अभी तक की जो सिचुएशन है वो उसमें सरकार बनाती हुई दिख रही है। लेकिन जीएस प्रशांत, कर्नाटक में 70 सीटें ऐसी हैं जो लिंगायत वोटों के हिसाब से निर्णायक मानी जाती हैं, और ये बीजेपी के लिए ये जो एरिया है, लिंगायत वोट जो है, वो एक विनिंग फैक्टर के तौर पर इसको देखा जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है, अभी तक की काउंटिंग में, अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से जयराम विप्लव हैं इस वक्त हमारे साथ। ये सवाल आप ही के लिए है जयराम जी, क्योंकि मेरा तो बीजेपी के लिए, आप बीजेपी से जुड़े हैं तो आपके लिए सवाल है। 70 सीटें हैं जो लिंगायत वोटों की है, लेकिन अभी तक की काउंटिंग में ये बात सामने आ रही है कि इन 70 सीटों पर जो वोटिंग है वो बीजेपी के कम फेवरेबल है, कांग्रेस को ज्यादा फेवरेबल है, यानी कि लिंगायत वोट भी लूज कर रहे हैं। इसके पीछे क्या रीजन? मेरे ख्याल से शायद बीजेपी प्रवक्ता। हेलो जयराम, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आपको मेरी आवाज मिल रही है जयराम विप्लव? मुझे लगता है कि शायद संपर्क नहीं हुआ। अच्छा, एके मिश्रा जी, ये सवाल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। ये एक बहुत निर्णायक था जो लिंगायत वोट हैं वो बीजेपी के लिए, लेकिन वही लूज कर रही है। 70 सीटें थी जिसमें निर्णायक होते हैं, वहां पर बीजेपी के लिए सेटबैक दिख रहा है।
देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि पिछली बार का अगर आप इलेक्शन देखिए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने कैंपेन ऐसे किया था कि क्लियर कट उन्होंने सेपरेशन किया था, डिवीजन उन्होंने क्लियर कट किया था। जैसे कांग्रेस ने ये बोला था कि भाई हम लिंगायत को एक अलग समुदाय बना देंगे। अब की बार दोनों ही पार्टियों ने एक तरीके से होमोजीनियस किया, कहीं ऐसी बात नहीं चली कि लिंगायत अलग है, वोकालिंगा अलग है, इनके बेस पे वो नहीं हुआ। तो यहाँ पे एक क्लियर कट मैसेज बीजेपी नहीं दे पाई कि पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए, एक सेक्ट के लिए, वोट बैंक के एक सेक्ट के लिए वो स्पेशल क्या कर रहे हैं या क्या देंगे ताकि वो उनके साथ स्टिक रहे, तो वो समझ नहीं पाए। अगर वोकालिंगा और इन सब चीज़ों की जो भी बीजेपी को मिलते थे, अगर वो कहीं शिफ्ट हुए हैं कांग्रेस में, तो उसके पीछे एक रीज़न ये है कि कुछ भी स्पेशल उनके लिए बीजेपी ने ऑफर नहीं किया था, तो उनको ये लगा कि हाँ भाई आप दूसरी तरफ चलिए। ये एक बाइंडिंग फैक्टर था जो वो उनका ग्लू काम नहीं कर पाया, जिसके कारण ये वोट शिफ्ट आपको दिख रहा है। अरविंद जी, इसी सवाल को मैं आपसे भी समझना चाहूंगा कि क्या जगदीश शेट्टार का जाना कांग्रेस में ये हिट कर गया बीजेपी को? हालांकि वो खुद भी फायदे में अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं जगदीश शेट्टार, और क्योंकि लिंगायत वोट का फेस कर्नाटक में बीजेपी के लिए जो हैं वो येदियुरप्पा माने जाते थे, लेकिन वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनके बेटे लड़ रहे हैं, लेकिन वो भी पीछे हैं। देखिए, कुल मिला के आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पिटी है, और बीजेपी ने दोनों लेवल पे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उभारने की कोशिश की। रिजर्वेशन का सवाल छेड़ के उसने हर जाति में मुसलमानों का आरक्षण खत्म करके बाकी सबका आरक्षण बढ़ाया, और एक उस तरफ से भी कोशिश की, और आखिर में ये लपक लिया बजरंगबली का सवाल, जो मेरे हिसाब से जेडीएस के लिए कांग्रेस ने वो गूगली फेंकी थी कि जेडीएस का मुस्लिम वोट हमारी तरफ आए। इन दोनों सवालों पे आइडेंटिटी का सवाल इस बार वहाँ बहुत, मोदी जी की आइडेंटिटी भी मैं कहूँगा उसमें शामिल है, वो नीचे आया है, और लोकल इशूज काफ़ी प्रोमिनेंटली, करप्शन का सवाल, गवर्नेंस का सवाल, ये ऊपर आया है। और इसलिए आप देखेंगे कि सब इलाकों में वोटिंग का पैटर्न बदला है, सिर्फ लिंगायतों का वोट नहीं बदला है। आप अगर ओल्ड मैसूर का देखें और वोकालिंगा वोट का देखें तो वो भी बदलता दिख रहा है। दलितों का वोट बीजेपी को बहुत बड़ी संख्या में मिलता था, और जो इंडिकेशन दिख रहे हैं उससे लगता है कि नहीं। बिल्कुल, मैं इसी पर आ रहा था अरविंद जी, इसी पॉइंट पर आ रहा था, क्योंकि जो हैदराबाद कर्नाटक है वो गढ़ माना जाता है मल्लिकार्जुन खड़गे का, हैदराबाद कर्नाटक, और बड़ा इंटेंस प्रचार भी उन्होंने वहां पर किया था, और उसका नतीजा दिख भी रहा है। जो कांग्रेस है वहां पर एक अच्छी ठीक ठाक बढ़त में दिख रही है। नहीं, पिछली बार खड़गे कैंडिडेट माने जाते थे सीएम के, इस बार तो नहीं माने जाते हैं। इसके बावजूद पिछली बार भी उस इलाके में बीजेपी को दलितों का वोट काफी अच्छा मिला था। तो इस बार वोटिंग का एक चर्निंग जरूर है, और पॉलिटिक्स कहीं अपसाइड डाउन हुई है। जो पॉलिटिक्स नेशनलिज्म के सवाल पे, धर्म के सवाल पे, कम्युनिज्म के सवाल पे, जाति के सवाल पे कर्नाटक में बहुत दिखती थी, बहुत तेज, इस बार वो चीजें पीछे आई हैं। अच्छा, एक बात ए के मिश्रा जी से मैं समझना चाहूंगी, जिस तरीके से लिंगायत और वोकालिंगा को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा कर्नाटक में रही, जब एग्जिट पोल भी हुए या फिर जब जनता के बीच में जाकर भी सर्वे हो रहा था, लेकिन अभी आज जो रुझान हम देख रहे हैं, ये रिसर्च ये कहती है कि जो कांग्रेस को फायदा हो रहा है वो रहा है एससी से, एसटी से, मुस्लिम से और अन्य से। ये जो 4% मुस्लिम आरक्षण वापस लेने की ये जो ऐलान किया गया था, कहीं ये बीजेपी के लिए बैकफायर तो नहीं कर गया? नहीं, डेफिनेटली। देखिए, ये जो था बीजेपी ने एक अपना स्ट्रेटजिक जो है कमेंट ये किया था, वो इसलिए किया था कि भाई एक तरीके से भाई मुस्लिम वोट दे या ना दे, लेकिन इससे जो हिंदू वोट बैंक है वो और कंडेंस हो जाएगा, उनके साथ और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे वो उतना काम नहीं कर पाया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैम जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे कर्नाटक इलेक्शन में अगर ये बात करे कांग्रेस या बीजेपी कोई भी कि भाई हम भारत मिश्रा जी, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, राजेंद्र राठौड़ इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि बीजेपी के जाने माने चेहरे हैं राजस्थान से। हालांकि जो कर्नाटक के रुझान अभी सामने आ रहे हैं उससे देश भर से रिएक्शंस बीजेपी और कांग्रेस के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। राजेंद्र जी, जो अभी तक रुझान है उसमें कांग्रेस को क्लियर बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, और जो बीजेपी के दावे थे उसके आसपास भी आंकड़ा है नहीं अभी तक? देखिए, अभी प्रारंभिक रुझान है। निसंदेह जब किसी सरकार में रहते हुए चुनाव होते हैं तो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर कहीं ना कहीं बोल उठता है, और मैं समझता हूं कि ये वो राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी की आज से 5-10 वर्ष पहले
कहीं कोई ऐसी लंबी चौड़ी पहचान नहीं थी। दक्षिण के अंदर भारतीय जनता पार्टी का संगठन पहले इतना मजबूत नहीं था। भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी हुई है मोदी जी के नेतृत्व के बाद में। और ये जो मैंडेट आप इसको कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि सरकार और सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हो सकता है। और अभी आगे आगे देखो होता है क्या। लेकिन राजेंद्र जी, जिस एंटी इनकम्बेंसी का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी को तो प्रो करने के लिए या उसी को तो न्यूट्रलाइज करने के लिए ही बड़े बड़े चेहरे उतारे गए थे। उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही पीएम मोदी ने कई रैलियां की, कई रोड शो किए, अमित शाह ने कई रोड शो किए, जेपी नड्डा ने किए रोड शो। बड़े बड़े चेहरे इसीलिए तो उतारे गए थे जो एंटी इनकम्बेंसी का जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। यानी कि हुआ नहीं वो। क्या हुआ? देखिए, जिस प्रकार का रुझान आया है उसके अंदर सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा थोड़ा बहुत हो सकता है, पर मोदी जी का आकर्षण और मोदी जी का नेतृत्व और मोदी जी का के नाम का वोट बैंक, उसमें किसी प्रकार का विचलन की संभावनाएं दूर दूर तक नहीं है। और अभी जब किसी चुनाव के अंदर जातीयता आगे बढ़ती है तो कई बार परिणाम राजनीतिक आंकलन के अलावा निकल जाते हैं। इसलिए अभी प्रारंभिक तौर पर यह कहना कि इससे किसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए जनमत में कोई रुकावट आएगी, इसको मैं नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से अभी तक के रुझान सामने आ रहे हैं, चूंकि कर्नाटक द गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है बीजेपी के लिए, और इसीलिए बीजेपी ने पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाया कि यहां हम टिके रहें। इकलौता ऐसा राज्य वो भी हाथ से खिसकता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेटेजी में बदलाव करने की जरूरत है क्या? अगर राज्य में जाकर चुनाव लड़ना है तो राज्य के मुद्दे उठाने होंगे, ये एक सबक भी है। देखिए, जब तक पूरा परिणाम आने के बाद में कर्नाटका के कौन कौन से हिस्से में जहां पहले भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव था, इस बार प्रभाव क्षीण हुआ है, तो उसमें क्या क्या कारक रहे, जब तक उन पर बात नहीं होगी तब तक किसी प्रकार का पूर्व अनुमान के आधार पर कोई बात कहना उचित नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप देख रहे हैं लगातार जो नतीजे हैं उनमें अभी तो ये रुझान है। रुझान के बाद में जब एक घंटे बाद में सीटों पर जीत हार तय होगी, उसके बाद कोई बात होगी। और कांग्रेस तो कभी पूरे देश के अंदर शासन किया करती थी, आज कांग्रेस सिमटती जा रही है। मैं आपके पास लौटता हूं, आपके पास लौटता हूं, मैं आपके पास लौटता हूं राजीव जी, अभी आपके पास लौटता हूं, क्योंकि जो आप बात कह रहे हैं उसी को हम कांग्रेस नेता के सामने भी रखेंगे। पवन खेड़ा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। मेरे सहयोगी मनोहर केसरी साथ में, उनके साथ पवन खेड़ा जी हैं। मनोहर, पवन खेड़ा जी से बात कीजिए और बताइए कि बीजेपी अभी भी इस बात को मानने को राजी नहीं है कि हम पीछे चल रहे हैं या हम पिछड़ गए हैं कर्नाटक की इस रेस में। वो कॉन्फिडेंट हैं कि सरकार बनाएंगे? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ पवन खेड़ा जी जो मुख्य प्रवक्ता और मीडिया प्रमुख भी हैं, इनसे हम बात करते हैं। पवन जी, अभी तक बीजेपी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी पिछड़ रही है, तो क्या आप लोग पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है सरकार बनाएंगे? देखो, नड्डा जी को मत बदनाम करो, मोदी जी पिछड़ रहे हैं, पहले तो ये बोलना शुरू करो। मोदी जी ने ये पूरा चुनाव अपने ऊपर केंद्रित किया। मोदी जी अकेले चुनाव लड़ रहे थे, न वहां का स्थानीय कोई नेता दिखता था, न मुख्यमंत्री दिखते थे, न नड्डा जी दिखते थे। अब पूरी स्क्रीन पे एग्जिट पोल जिस दिन से आया सिर्फ नड्डा जी दिखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो मोदी जी स्क्रीन से नदारद है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जीत रही है तो राहुल गांधी स्क्रीन से नदारद है। कभी तो कहीं तो रुको भाई। तो कर्नाटक में जीत का श्रेय किसको दीजिएगा, डी शिवकुमार, सिद्धारमैया या राहुल गांधी? अच्छा मनोहर, ये बता दीजिए कि हमारी स्क्रीन पर जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी दोनों का फोटो चल रहा है। में उसकी परिणति हुई और आज उसका नतीजा आपके सामने है। सब मिलकर मेहनत करते हैं। खड़गे जी एक बहुत वरिष्ठ हमारे नेता हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, उनका गाइडेंस मिला। राहुल जी, प्रियंका जी नौजवान हैं, उनकी मेहनत थी। एक एक कार्यकर्ता दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था, सबको श्रेय जाता है। मुख्यमंत्री कौन होंगे, सिद्धारमैया, डी शिवकुमार और तीसरा कोई? वो तो विधायक दल की बैठक में तय होगा। वो हम लोग तो नागपुर की तरह है नहीं कि रिमोट कंट्रोल रखते हैं अपने हाथ में। लेकिन जिस तरह से अभी हम कांग्रेस दफ्तर में देख रहे हैं, आज जश्न का माहौल है और बजरंगबली की एंट्री हो गई है, बजरंगबली बन करके लोग घूम रहे हैं। आप भगवान बजरंगबली की तुलना बजरंग दल जैसों से करोगे तो आपको क्या लगता है लोग चुप रहेंगे, लोग जवाब नहीं देंगे?
नरेंद्र मोदी ने खुद आकर कर्नाटक का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हो जाए तो आप लोगों ने बीजेपी कह रही है कि उनके पास अभी भी प्लान बी है, इसको पूछेगा। नरेंद्र मोदी जी ने माहौल खराब करने की कोशिश की कर्नाटक। सदानंद गौड़ा ने यह दावा किया कि सरकार हम बनाएंगे, हमारे पास प्लान बी है। ये हार नरेंद्र मोदी की हार है और ये जीत भारत जोड़ो यात्रा की जीत है। लेकिन सदानंद गौड़ा ने दावा किया है कि उनके पास प्लान बी है और सरकार हम बनाएंगे कह रहे हैं। जेड तक जितना आता है उनको सारे प्लान ले आए। कर्नाटक की जनता अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता इस तरह की राजनीति से ऊब गई है। लेकिन क्या कांग्रेस के पास भी प्लान बी है? क्योंकि उनके पास प्लान बी तैयार है सरकार बनाने। प्लान ए भी कर्नाटक की जनता है, प्लान बी भी कर्नाटक की जनता। मनोहर, मैनिफेस्टो का सवाल भी पूछ लीजिए, अगर सत्ता में आ रहे हैं तो क्या बजरंग दल बैन होगा जिस पर इतना बवाल हुआ है? उसमें कोई बीच में आएगा वो मारा जाएगा। तो आप लोगों ने जो 5 गारंटी की बात की थी मैनिफेस्टो में, और बजरंग दल को बैन करने के, बजरंग दल को बैन करेंगे? अगर नफरत फैलाएंगे, कोशिश करके देख ले नफरत फैलाने की, जवाब मिल जाएगा। कोई भी संगठन हो, कोई भी संगठन हो जो नफरत फैलाए समाज में, उसको पूरा जवाब मिलेगा। तो क्या दिल्ली के नेता वहां जाकर के जितवाए हैं कांग्रेस को, या वहां के लोकल नेता ने? हम भारत जोड़ने की बात करते हैं, आप तोड़ने की फिर बात कर रहे हो। हम तोड़ने की बात आप तोड़ने की बात कर रहे हो। मिलकर चुनाव लड़ा गया है, मिलकर चुनाव जीता गया है। आप कितनी भी कोशिश करिए, अब भारत जुड़कर ही रहेगा। मनोहर, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में कहते रहे कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। यहाँ क्लियर बहुमत के साथ तो ऐसा लग रहा है कि पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उन्हें मिल गया है। तो क्या हम कह सकते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी ने कहा था कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए आया हूं, अब पूरी तरह से आप लोग को वो दुकान खुल रहा है, और बीजेपी के लिए दक्षिण का जो द्वार कहा जाता है कर्नाटक, वो बंद हो चुका है? शुरुआत दक्षिण के द्वार बंद होने से हुई है, अभी कई और द्वार बंद होने हैं। पूरा भारत 2024 तक जुड़ेगा। तो इसका असर जो है भारत जोड़ो यात्रा 2 पे दिखेगा। अब देखते हैं आगे क्या क्या इसका असर 5 राज्यों शिफ्ट की क्या वजह मानते हैं? ये भी पूछेगा कि वोट शिफ्ट की क्या वजह मानते हैं? जो वोट शिफ्ट हुआ है, क्या क्या रीजन है? अरे जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जिस प्रकार से वोट शिफ्टिंग की बात हुई है और जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ट्रेंड आया है, तो ऐसी स्थिति में वोट शिफ्ट होने की क्या वजह आप लोग मान रहे हैं? लोग परेशान हैं इस तरह की राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी इस देश में लाने की कोशिश सरकार के 8 मंत्री पीछे चल रहे हैं। मनोहर, चाहते हैं क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है जिसको कवर नहीं कर पाए? बिल्कुल रोहित, मैं पवन जी से बात करता हूं उसी पे। अभी जो ट्रेंड दिख करके आ रहा है, 8 जो मंत्री हैं बीजेपी के, वो ट्रेल कर रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, ये क्या बताता है? मोदी है तो मुमकिन है, ये यही बताता है। लेकिन और राज्यों में तो ऐसा नहीं हो रहा है। आगे आप 5 राज्यों में आने दीजिए ना। जितना मोदी जी अब प्रचार करने जाएंगे उतना कांग्रेस का वोट बढ़ाएंगे। अगर आप देखिए लक्ष्मी साध्वी की बात करें, लक्ष्मण साध्वी की, या जगदीश शेट्टार की बात करें, उनकी भी चीजें दिख रही है सामने पीछे। हाँ, वो भी जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से त्रस्त होकर कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा है, वो बिल्कुल जीतेंगे। कितनी सीटें अभी तक आप लोग दावा कर रहे हैं जो ट्रेंड दिख रहा है? हम दावे नहीं कर रहे, हम बिल्कुल आश्वस्त हैं। पूर्ण बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन एक बार मैं फिर वही पूछूंगा, सदानंद गौड़ा कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। थोड़ी देर में नींद खुल जाएगी। चलिए, तो इस तरह से रोहित, पवन खेड़ा जी ने कहा है कि भारी मोहब्बत से जो है कांग्रेस जीत रही है और सरकार इनकी बनेगी। ठीक है मनोहर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। तो पवन खेड़ा हमारे साथ जुड़े हुए थे मनोहर केसरी के साथ, और उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कहा है कि सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। चलिए एक वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारे वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, सेलिब्रेशन के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रचार के दौरान के भी वीडियोज हैं जो आप इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और ये देखिए, इस वीडियो में राहुल गांधी हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा के दौरान का वीडियो है। उसको बहुत एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, कोई माने या ना माने, लेकिन हाँ, भारत जोड़ो यात्रा का एक बड़ा इंपैक्ट पड़ा है, और उसी का एक कंसोलिडेट वीडियो बनाकर मुझे लगता है कांग्रेस की तरफ से इसको जारी किया गया है। कांग्रेस के पास मौका भी है रोहित इन तस्वीरों को दिखाने का और ये बताने का कि भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट है। आज रुझानों में नजर आ रहा है, कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस ने पार कर लिया है। राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा में चले, देखिए बुजुर्ग जो महिलाएं थी या फिर पुरुष थे, यहाँ 90 साल के प्लस जो बुजुर्ग थे वो भी लाठी का सहारा लेकर चलते हुए नजर आए। कई बड़े चेहरे भी शामिल रहे। कर्नाटक में 21 दिन का वक्त राहुल गांधी ने गुजारा था। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का वादा किया था, दावा किया था, और अब
वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान 115 के आंकड़े पर नजर आ रही है। कांग्रेस 115 सीटों पर आगे है रुझानों में, और ये तस्वीर बता रही है कि लोगों का प्यार तो मिला था। डॉक्टर अजय उपाध्याय मुझे लगता है कि साथ में हैं इस वक्त हमारे। डॉक्टर अजय उपाध्याय, आपको लगता है कि एक बड़ा इम्पैक्ट भारत जोड़ो यात्रा का भी पड़ा है कर्नाटक के इस चुनाव में? अजय जी हमारे साथ नहीं है, जयराम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, उनका भी रिएक्शन हम लेंगे। साथ ही साथ अरविंद मोहन सर हैं, के मिश्रा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। खबरों में आगे बढ़े, रुझानों पर लगातार नजर है। आपके अपने चैनल ने बड़ी तैयारी की है, जहां पर ऊपर की पट्टी में आपको कांग्रेस के रुझान नजर आ रहे हैं। 115 पर आंकड़ा आ गया है। साथ ही साथ बीजेपी 78 पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। आगे नंबर्स बढ़ेंगे, ऊपर नीचे होंगे, अपडेट आपको हम देंगे। सबसे पहले हेडलाइंस देख लीजिए, उसके बाद डिस्कशन होगा। MDH किचन किंग मसाला बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक, असली मसाले सच सच, MDH। कर्नाटक में 224 सीटों पर मतगणना जारी। रुझानों में कांग्रेस को बहुमत। कांग्रेस ने मैसेज भेजकर जीत रहे उम्मीदवारों को बेंगलुरु बुलाया। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई का दावा, नतीजों का इंतजार करें, पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार बनाएगी। मंदिर पहुंचकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। कर्नाटक चुनाव नतीजों से पहले दिल्ली कांग्रेस दफ्तर में जश्न, ढोल नगाड़े पर जमकर थिरके कार्यकर्ता। सभी 224 सीटों के लिए मतगणना जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव नतीजों पर इंडिया न्यूज की दिन भर नॉनस्टॉप कवरेज जारी। ग्राउंड जीरो से लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का सटीक आकलन। 36 सेंटर, 36 रिपोर्टर, काउंटिंग की एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार। यूपी निकाय चुनाव की मतगणना जारी। रुझानों में बीजेपी आगे। समाजवादी पार्टी और बीजेपी में कड़ा मुकाबला है। रिजल्ट को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। विरोध के बावजूद धीरेन्द्र शास्त्री पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर धीरेन्द्र शास्त्री का भव्य स्वागत किया गया। तेज प्रताप यादव के बयान पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, हम हिंदू मुस्लिम नहीं, हिंदू हिंदू करने आए हैं। तो इंडिया न्यूज की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, मतगणना चल रही है और एक एक करके जो नतीजे हैं वो अब जो रुझान है वो नतीजों में तब्दील होते जा रहे हैं। फिलहाल अब तक जो रुझान सामने आ रहे हैं उन रुझानों में बीजेपी पिछड़ती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने एक लीड बढ़ाई है और क्या ये लीड निर्णायक साबित होगी, इसको लेकर अब कोई संशय फिलहाल दिख नहीं रहा है। लेकिन जो कांग्रेस की ये लीड है, कांग्रेस की जो बढ़त है, इसके पीछे क्या मेजर फैक्टर्स रहे हैं वो हम देखना। बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई थी कि बड़ी रैलियां की जाएं, बड़े चेहरों को उतारा जाए, जो उनके स्टार प्रचारक हैं उनको उतारा गया, लेकिन लग रहा है कि उसका एक इंपैक्ट इस चुनाव में नहीं पड़ा है। मैं ये आपको दिखा रहा हूं तस्वीरों में, देखिए जरा कि कौन कौन बड़े नेता थे और कितनी रैलियां रखी गई थी वहां पर, ताकि एंटी इनकम्बेंसी को एक तरह से न्यूट्रलाइज किया जा सके, कम किया जा सके, लेकिन इंपैक्टफुल रही नहीं। पीएम मोदी ने 19 रैलियां की कर्नाटक के इस विधानसभा चुनाव से पहले और 6 बड़े रोड शो किए थे, जिनमें से एक रोड शो करीब 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था और घंटों ये रोड शो चला था। इसके अलावा 19 रैलियां की गई। एक इसको खास तौर पर डिजाइन किया गया था क्योंकि 2018 में जब प्रधानमंत्री मोदी प्रचार करने उतरे थे तब 15 रैलियां की थी। इस बार 4 रैलियां एक्स्ट्रा रखी गई थी, लेकिन कोई फायदा उसका बीजेपी को होता हुआ दिखा नहीं है। अमित शाह की बात करूं, अमित शाह ने 16 रैलियां की, 15 रोड शो भी किए थे और इन रोड शो के दौरान लगातार अमित शाह ये दावा कर रहे थे कि किसी भी तरह की कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विकास की बात करते हुए कर्नाटक को नंबर 1 बनाने का दावा भी पीएम मोदी ने भी किया, अमित शाह ने भी किया, लेकिन ये जो एक हैवीवेट रैलियां की गई थी इनका बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार बीजेपी की 104 सीटें आई थी और अभी तक का जो आंकड़ा है रुझानों के मुताबिक वो ये बता रहा है कि 77 सीटें ऐसी हैं जिस पर बीजेपी आगे चल रही है। यानी कि कंपैरिजन अगर करें लास्ट से तो ये बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को होता हुआ दिख रहा है। अब मैं
बात करता हूं जेपी नड्डा की, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो अग्रिम पंक्ति है बीजेपी की, उसके नेता हैं जेपी नड्डा। उन्होंने भी बहुत सारी रैलियां की थी, 10 रैलियां जेपी नड्डा ने भी की थी, 16 रोड शो भी किए थे। आप देखिए कि लगातार इसको अलग अलग जोन में बांट लिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अलग जोन में रखा गया, अमित शाह अलग जोन में गए, जेपी नड्डा अलग जोन में गए। 16 रैलियां आप देखिए, 10 रैलियां की, 16 रोड शो किए, लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अब उस पक्ष की मैं बात कर रहा हूं जो कि फिलहाल अभी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और रुझानों के हिसाब से वो बहुमत हासिल कर चुका है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, नए नवेले अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद 13 रैलियां उन्होंने की। चूंकि वो कर्नाटक से आते हैं तो यहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। 13 रैलियां की, जो बात समझाना चाहते थे कर्नाटक की जनता को, मुझे लगता है कि उस बात को वो ठीक से समझाने में कामयाब रहे। 8 रोड शो भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने किए और इन रोड शो का नतीजा आज ये देखिए कि जो इक्वेशन है कर्नाटक की, वो कांग्रेस के पक्ष में आती हुई दिख रही है। राहुल गांधी ने 13 रैलियां की और 20 रोड शो किए। मैं अगर हाल फिलहाल के चुनावों की बात करूं तो मुझे लगता है कि कर्नाटक का चुनाव ऐसा था जिसमें इतना प्रचार में घुस गए थे राहुल गांधी की, वो लगातार प्रचार में लगे हुए थे। और न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुट गई थी। इस चुनाव प्रचार को देखकर हम कह सकते हैं कि बहुत कंसोलिडेट तरीके से, बहुत सॉलिड तरीके से यह प्रचार कांग्रेस ने किया, जिसमें टॉप लीडरशिप पूरी तरीके से सड़कों पर नजर आई। 12 रैलियां प्रियंका गांधी ने की और 23 रोड शो प्रियंका गांधी ने की। तो ये जो कांग्रेस का प्रचार था, ये एकजुटता वाला जो प्रचार था कांग्रेस का, वो नजर आया और उसका ही इंपैक्ट फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। मैं टच पैनल की तरफ चलता हूं, यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैं आपको दूंगा। तो यहां की क्या तस्वीर है, मतदान का प्रतिशत मैं अभी तक आपको बता रहा हूं, इसको देखिए, कंपैरिजन कर रहे हैं 2013 में और 2018 में किस तरह का मतदान यहां पर रहा था। इसको देखिए आप, 2013 में 71.45% मतदान रहा था, जिसमें इसको अगर हम तोड़ें तो इसमें जो मेल वोटर्स थे वो 72.40% थे और जो फीमेल यानी कि महिला मतदाता थी वो 70.47% थी। उसके बाद नेक्स्ट जो चुनाव आए 2018 में, इसमें 72.10% यानी कि थोड़ा सा जो वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा, उसमें एक इजाफा देखने को मिला, जिसमें मेल वोटिंग परसेंटेज 72.68% था और फीमेल वोटिंग परसेंटेज 71.53% था। लेकिन अगर मैं 2013 और 2018 के चुनाव को कंपैरिजन करूं तो 2013 में कांग्रेस की सरकार थी और 2013 में कांग्रेस ने 122 सीटें यहां पर जीती थी इस वाले कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में। लेकिन 2018 में जो चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस को 42 सीटों का नुकसान हुआ था और कांग्रेस पहुंच गई थी 80 सीटों पर। लेकिन बीजेपी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी ने 2013 में 40 सीटें जीती थी, लेकिन उसके बाद वेरी नेक्स्ट ईयर यानी कि 2018 में सबसे बड़ी पार्टी कर्नाटक में बनकर उभरी थी बीजेपी। 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी, 80 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और 37 सीटें जेडीएस के खाते में आई थी। लेकिन अब देखिए, लोकसभा चुनाव 2019 में किस तरह का वोटिंग परसेंटेज रहा था, मतदान प्रतिशत 66% रहा था और इन 66% में से एक मेजर वोट शेयर बीजेपी के पक्ष में गया था। 51% वोट 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे। उसके बाद कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस और जेडीएस को 42% वोट मिले थे, क्योंकि दोनों साथ में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा था। तो 42% जो वोट शेयर है वो कांग्रेस और जेडीएस ने शेयर किया था। बाकी अगर अदर्स की जो क्षेत्रीय दल है वहां के, उनकी मैं बात करूं तो 7% वोट गया था। तो 2019 के लिहाज से देखा जाए तो एक मेजर वोट शेयर थी बीजेपी के पास। लेकिन वो 2019 वाला जो वोट शेयर है, 2019 वाली जो लहर है, वो फिलहाल इस बार 2023 में अब तक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि बीजेपी काफी पिछड़ती हुई दिख रही है और एक बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए कि बड़े चेहरों को बीजेपी ने उतारा, बहुत सारे इश्यूज को भी रखा, लेकिन वो इश्यूज जो थे बीजेपी के वो नहीं चले। हालांकि एक वक्त पीएफआई और बजरंगबली का इशू इतना ज्यादा उछलकर सामने आ गया था, लग रहा था कि जो सारी एंटी इनकम्बेंसी है बीजेपी उसको न्यूट्रलाइज करने में कामयाब रहेगी, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा हुआ नहीं। और जो कांग्रेस ने 5 गारंटीज दी थी वो 5 गारंटीज लगता है कि चल गई और इसीलिए जो इस वक्त रुझान है वो इस तरीके सामने आ रहे हैं जो कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। न सिर्फ आगे बल्कि मैं अगर बात करूं तो वो सरकार बनाते हुए, इजीली सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं। आगे के वोट शेयर की बात करूं, 2018 का वोट शेयर देखिए कैसा था। 2018 के वोट शेयर में 16.3% बीजेपी को ऐड हुआ था, यानी कि जो 16.5% वोट थे वो बीजेपी को ऐड ऑन होकर मिले थे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस में जो वोट शेयर था 2018 में, ये इसको प्रदर्शन देखिए, पार्टियों का प्रदर्शन किस तरीके से रहा था। जैसा कि मैं बता भी रहा था आपको, 2018 में 104 सीटें बीजेपी ने जीती थी,
36% वोट बीजेपी के खाते में रहे थे। एक बड़ी दिलचस्प बात इसमें है कि कांग्रेस ने सीटें तो 80 जीती थी 2018 में, लेकिन वोट शेयर 38% था। तो ये चीज, इसको लेकर कई बार चर्चा भी हो चुकी है कि फिर तो फेडरल स्ट्रक्चर के चुनाव होने चाहिए, जैसे कई बार होता है कि विदेशों में फेडरल स्ट्रक्चर के चुनाव होते हैं, जितना ज्यादा वोटिंग होती परसेंटेज जिसके खाते में है, सरकार उसकी बननी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली यहां हुआ ऐसा, 80 सीटें कांग्रेस ने जीती, वोट शेयर आया 38%, लेकिन बीजेपी सीटों को ज्यादा जीतने में कामयाब रही। हालांकि वोट शेयर के मामले में बीजेपी पीछे रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में जो सरकार है वो सीटों से बनती है। जेडीएस की बात करूं तो 37 सीटें जेडीएस ने जीती थी, 18.3% वोट शेयर जेडीएस का रहा था। और उसके बाद हुआ ऐसा कि कांग्रेस और जेडीएस इन दोनों ने मिलकर सरकार बना ली। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनने के बावजूद भी सत्ता से दूर रह गई, लेकिन इसके बाद करीब 14 महीने सरकार चली थी। 14 महीने सरकार चलने के बाद फिर वहां पर गेम शुरू हुआ और फिर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। और फिर इनिशियली मुख्यमंत्री येदियुरप्पा बने थे, फिर बाद में बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया था। तो ये थी 2018 की तस्वीर। उससे पहले अब हम चलें 2013 की अगर मैं बात करूं तो 2013 में बीजेपी के पास 40 सीटें थी और वोट शेयर 19.89% था। कांग्रेस के पास 122 सीटें थी, वोट शेयर 36.59% था और जेडीएस के पास 40 सीटें थी। तो बीजेपी और जेडीएस सीटों के मामले में 2013 में बराबर थी। कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, यहां पर सरकार बनाई थी। लेकिन इसके बाद, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले दिखाया, 2018 में एक मेजर चेंज हुआ, ड्रास्टिक चेंज हुआ। बीजेपी पहुंच गई 40 सीटों से कहां पर, सीधा 104 सीटों पर, यानी कि 64 सीटों का फायदा 2013 के मुकाबले 2018 में भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। और इस वोट शेयर में भी उछाल आया था। लगभग इसको मैं 20% मान लूं तो बीजेपी के पास 36% वोट आया था। 16% वोटों का इजाफा 2018 में बीजेपी को मिला था। उसके पीछे रीजन कांग्रेस की एंटी इनकम्बेंसी हो सकता है, एग्जैक्टली वही था भी। कांग्रेस को देखिए यहां पर सीटों का नुकसान जरूर हुआ था, 122 से 80 सीटों पर आ गए थे, लेकिन वोट शेयर बढ़ गया था। 2013 में वोट शेयर 36.5% था, लेकिन 2018 में वोट शेयर बढ़कर 38% के आसपास पहुंच गया था। तो 1.5% का वोट में इजाफा हुआ कांग्रेस के लिए, लेकिन सीटों का नुकसान 42 सीटों का नुकसान हुआ, 122 से सीधा 80 पर पहुंच गई थी। और जेडीएस की बात करूं तो जेडीएस को 3 सीटों का नुकसान हुआ था। 2013 में 40 सीटें जेडीएस ने जीती थी और 2018 में 3 सीटों के नुकसान के साथ 37% जो सीटें हैं उनकी हो गई थी। वोट शेयर का भी नुकसान हुआ था, थोड़ा सा नुकसान हुआ था। यहां 20% वोट था और 2018 में करीब 18.5% जो वोट है वो बीजेपी को, ये जेडीएस को मिला था। तो इस तरीके से जो आंकड़े हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और ये देखिए, अब मैं आपको कुछ तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से जश्न की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये जश्न, आप ऑब्वियसली आप समझ लीजिए कि ये जश्न जो मना रही है, ये कांग्रेस ही इस जश्न को मना रही है। इन तस्वीरों को साफ तौर पर देखिए। और अब धीरे धीरे जश्न की तस्वीरें देश भर से सामने आ रही हैं। इनिशियली जब सुबह जो रुझान आने शुरू हुए थे, यानी कि जो काउंटिंग शुरू हुई थी, उसके बाद हमने देखा था कि कांग्रेस के जो मुख्यालय है दिल्ली में, वहां से जश्न की तस्वीरें सामने आई थी और ढोल नगाड़े बज रहे थे, सुबह सुबह भंगड़ा वहां पर हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे अब काउंटिंग बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे जो रुझान है वो आते जा रहे हैं, क्योंकि अब सभी 224 सीटों के रुझान आ चुके हैं और इन रुझानों के मुताबिक क्लियरली अभी ये दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि कांग्रेस कर्नाटक में बहुत इजीली सरकार बनाने जा रही है। और इसी के बाद जश्न की तस्वीरें भी देश भर से सामने आ रही है। खासतौर पर कर्नाटक से जश्न की बहुत ज्यादा तस्वीरें हैं और दिल्ली में भी एक भव्य तैयारी की गई है। लड्डू के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं और कांग्रेस इस बात को लेकर पूरी तरह से श्योर शॉट है, कॉन्फिडेंट है कि सरकार इस बार कर्नाटक में वो ही बनाने जा रहे हैं। यानी कि जिन मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, उन मुद्दों की जीत हुई है। तो जाहिर सी बात है कि उन मुद्दों की जीत के बाद अब जो खुशी है कांग्रेस की, वो साफ तौर पर देखी जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इस वक्त जबरदस्त तरीके से उत्साह है। और देखिए, इसके पीछे एक रीजन भी है। ये मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में एक ऐसा चुनाव रहा जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप उतरी थी चुनाव प्रचार के लिए। आप देखिए कि पूरा का पूरा गांधी परिवार इसमें चुनाव प्रचार के लिए उतरा था। सोनिया गांधी जो कि बीमार थी, उसके बावजूद वो चुनाव प्रचार में उतरी। उन्होंने कर्नाटक में कई जगह चुनाव प्रचार किया। हुबली में सोनिया गांधी ने प्रचार किया था। ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए,
ये कैसे यहाँ पर पूरा जो एक खुशी का माहौल है उसको क्रिएट किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अब हम कर्नाटक में पूरी हनक के साथ इस वक्त सत्ता में हम वापसी कर रहे हैं। तो जगह जगह से इस तरह की तस्वीरें हैं जो ये जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस दरअसल इसको एक बड़ी जीत के तौर पर भी देख रही है। इसके लिए इसके पीछे एक दो रीजन है। एक बड़ा रीजन तो ये है कि साउथ के हिसाब से अगर मैं देखूं तो बीजेपी के पास इकलौता ऐसा स्टेट था जिसमें साउथ में बीजेपी की सरकार थी और दूसरी चीज ये है कि अब जो कर्नाटक में अगर बीजेपी बाहर हो जाती है तो फिर ऐसे में दक्षिण का द्वार भी बीजेपी के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और बड़ी खबर यह है कि रुझानों के बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई है, जो कि जाहिर भी था। रुझानों के बाद इस वक्त कांग्रेस में हलचल तेज है और हलचल तेज होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि कांग्रेस अब सरकार बनाने की तैयारी में है। लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस इस बात को लेकर भी सचेत है कि कहीं ऐसा ना हो जिस प्लान बी का जिक्र सदानंद गौड़ा कर रहे हैं वो, क्योंकि वो भी सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि वो प्लान बी पर काम करना शुरू कर दें। इसीलिए अपने जो सभी विधायक हैं, जो जीते हुए विधायक हैं, उनको कल 12 बजे बेंगलुरु आने के लिए कह दिया गया है और बेहद संभव है कि कल ही कांग्रेस के सभी विधायकों के साथ एक बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे। और इस बीच हम जश्न की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुझे लगता है कि शाम तक की जश्न की तस्वीरें और ज्यादा हो जाएंगी, क्योंकि अभी तो रुझानों में आगे चल रहे हैं, लेकिन अब से 1 घंटे के बाद ये रुझान नतीजों में तब्दील होने शुरू हो जाएंगे। यानी कि किस सीट पर जीत हो रही है, किस सीट पर हार हो रही है, ये पूरी की पूरी तस्वीर साफ होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप इन तस्वीरों को देखिए और इनके पीछे का जो कोलाहल है, एक तरह से जो खुशी है, उसको भी महसूस कीजिए, क्योंकि कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। पिछली बार भी हालांकि कांग्रेस ने सरकार यहां पर बनाई थी, लेकिन वो कुछ ही समय करीब 14 महीने सरकार चल पाई थी। लेकिन इस बार क्लियर मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनाने जा रही है और इसको सिर्फ 2023 के लिहाज से नहीं, मुझे लगता है कि एक लंबे परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस देख रही है। इसको कई मामलों में कांग्रेस अपनी सफलता मान रही है। इसको राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी मानी जा रही है। इसको कांग्रेस ने जो 5 गारंटीज दी थी उनकी भी कामयाबी मानी जा रही है। और एक तरह से जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो इसे रिवाइवल के तौर पर भी देख रहा है कि अब प्रचार इस तरीके से हुआ कि उसमें पूरा का पूरा गांधी परिवार जो था वो प्रचार में इन्वॉल्व था। प्रियंका गांधी का हमने रिग्रेस प्रचार देखा, बहुत सारी रैलियां की, राहुल गांधी भी प्रचार में रहे थे, सोनिया गांधी तक प्रचार में उतरी। तो एक कंसोलिडेट जो प्रचार था उसका ये नतीजा ये तस्वीरों के तौर पर सामने आ रहा है, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता अब जश्न मना रहे हैं। और कांग्रेस इसे 2023 में न देखकर इसको मुझे लगता है कि 2024 के लिहाज से भी देख रही है। और कांग्रेस ये मान रही है कि 2019 में जो एक मेजर वोट शेयर था बीजेपी के फेवर में, यानी कि 51% रचना, और मुझे लगता है कांग्रेस को उसको अब अपनी तरफ शिफ्ट होता हुआ देख रही होगी कि हाँ अब फायदा मिलेगा। जो थोड़ी देर पहले रोहित कांग्रेस का वीडियो हमने चलाया था, मैंने कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाकर देखा, ट्विटर हैंडल पर, तो वहां राहुल गांधी के वीडियो के साथ लिखा है, आई एम इनविजिबल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, यस आई एम अनस्टॉपेबल टुडे। यानी कि अब राहुल गांधी को कोई रोक नहीं सकता। ये सीधा मैसेज कांग्रेस ने दिया है। साथ ही साथ हनुमान जी का जिक्र आपने किया, उन तस्वीरों में भी दिखाया कैसे एक शख्स ने हनुमान जी का पूरा भेष लिया हुआ था। अभी संजय राउत जो कि बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, संजय राउत ने कहा है कि देखिए कर्नाटक में बीजेपी जान गई थी कि हम हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने बजरंग बली का सहारा लिया। और संजय राउत ने कहा है कि बजरंग बली की गदा ही बीजेपी पर पड़ गई है और बड़ी बात यह कि जो 2023 में हो रहा है वही आगे 2024 में भी होगा। डॉक्टर अजय, क्या ऐसा ही होने वाला है? देखिए मैडम, 2-3 चीज़ है और मैं आप लोग सब लोग बहुत ही परिपक्व पत्रकार हैं, मैं तो आप लोग से फिर से हमेशा अनुरोध करूंगा कि मैं तो बोलता हूं कि यदि ये कारुलकर हो, पुणे का जो आरएसएस के डीआरडीओ के हेड थे, या मणिपुर का रिपोर्टिंग सचमुच में ग्राउंड पर बढ़िया से होता है और एक चैनल की बात नहीं है, सबकी बात है, तो ये हमारी सीट जो है 170, 180, 200 तक पहुंच जाती। तो हमारा इतना ही कहना है कि मैम अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा तो बीजेपी को जो है ना हम धूल चटा देंगे। यही हम, क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड होने से जो है ना इनकी कोई ताकत नहीं है, इनकी सिर्फ झूठ और पैसे के बल पर दुष्प्रचार के माध्यम से लोग झूठ बोल रहे हैं। आरएसएस के जो डीआरडीओ के जो हेड थे पुणे में, उसकी स्टोरी चलती तो भारत के देश के कि यार ये आदमी जो पाकिस्तान को सीक्रेट बेच रहा था। मणिपुर में जिस तरह से इन्होंने जो है धर्म और जातीय आधार पर जो देश को तोड़ने, अगर वो रिपोर्टिंग कर्नाटक को पहुंच नहीं पाई, और मैं सबके लिए ये अनुरोध करता हूं, आप लोग सब लोग अच्छे लोग हैं, हमें किसी व्यक्ति विषय से कोई शिकायत नहीं है। दूसरी बात है कि देश के हित में मुद्दे पर चलिए। सबसे ज्यादा जो है आत्महत्या कर्नाटक में, किसान में, महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में है।
सबसे ज्यादा महिला की छेड़खानी कर्नाटका में है, सबसे ज्यादा जो है ये लोग जो है सबसे पिछड़ा प्रदेश दक्षिण भारत में कर्नाटका है। और हम देखते हैं कि देखिए क्योंकि जो व्हाट्सएप और ये अंकल आंटी जो सोसाइटी में रहते हैं वो जो झूठ जो फैला रहे हैं, सच्चाई ये कि अगर आप गेटेड कम्युनिटी में रहते हैं और झूठ फैलाते हैं तो आपको जो आम जनता का जो ऊबर में काम कर रहे हैं, जो मजदूर कर रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर है, जो बेरोजगार नौयुवक है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरी बात है कि केंद्र नेतृत्व हो या प्रदेश के नेतृत्व हो, बड़े समझदारी के साथ हमने ये चुनाव लड़ा। मैं तो खड़गे साहब, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, सुरजेवाला सेंट्रल लीडरशिप सुरजेवाला साहब से लेकर के सिद्धरामैया साहब और डीके शिव कुमार, जितने भी वहाँ के प्रदेश के नेतागण थे, एक पॉजिटिव कैंपेन हमने चलाने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने जो है उसको सिर्फ जो है धर्म के आधार पर, ये पहली बार देश के इतिहास में कि प्रधानमंत्री जो है जिस तरह से कानून का जो उल्लंघन करके जो है बिना किसी हर एक सीमा को उन्होंने लांघ दिया था। हमारा इतना ही कहना है मैडम, लेवल प्लेइंग फील्ड कराइए। इन लोग को जो है ना 100 के नीचे जो लोकसभा में हम जो है धूल चटा देंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैं आप सब लोग और हर एक नागरिक जो आपके दर्शक हैं, मैं तो बोलता हूं कि हमारा दिल दहला जाता है जब कारूरकर जैसे आदमी डीआरडीओ का हेड बन जाता है और लैब का, और वो पूरा सीक्रेट जो है एक लड़की के चक्कर में आरएसएस वाला जो है दे रहा है पाकिस्तान को। कोई न्यूज नहीं है। मणिपुर एकदम खत्म हो चुका है। आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच में जो अब अलग प्रदेश मांग रहे हैं आदिवासी समाज, ये देश बचेगी तब ना। तो इसीलिए कर्नाटका में हमने जो कैंपेन चलाया, पॉजिटिव कैंपेन, मैंने कहा मुझे लगता है कि और मैं बार बार यही अनुरोध करूंगा, मुद्दे पे लड़िए। अगर हम मुद्दे पर कमजोर है, हमारा शासन अजय जी, आपने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि बीजेपी के कॉन्फिडेंस की वजह क्या है। चारू जी मेरे साथ हैं इस वक्त, बीजेपी प्रवक्ता साथ में जुड़ गई हैं। चारू जी, आपका स्वागत है। लेकिन जो रुझान है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि कर्नाटक की जनता ने इस बार स्वागत नहीं किया है, लेकिन फिर भी बीजेपी की जो सीनियर लीडरशिप है, कई बड़े नेता हैं, वो अभी भी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि नहीं, जीतेंगे हम, सरकार हम बनाएंगे। लेकिन जो टैली है, जो रुझान है, वो तो अब कहानी साफ कर रहे हैं। क्या वजह है कॉन्फिडेंस की, मैं ये जानना चाह रहा हूं। नहीं, अरविंद जी, ये चारू जी के लिए सवाल था। चारू जी, अगर आप सुन पा रही हैं मुझे तो। मुझे लगता है शायद आवाज नहीं जा रही है। दत्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका जवाब। देखिए, अभी फिलहाल ये सारे जितने हैं ये रुझान हैं, अलग अलग चैनलों में अलग अलग तरह के रुझान दिखाई दे रहा है। तो ये स्पष्टता कहना कि किसके फेवर में मतदान हुआ है, ये अभी भी थोड़ा सा और इंतजार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि आधा घंटा 1 घंटे के अंदर मोर और लेस सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब क्या होता है? आप क्या चुनाव आयोग के ऊपर पक्षपात का प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं हो रहा है अभी तक? ये कहना अपने आप में बहुत ही गंभीरतापूर्ण एक कटाक्ष है चुनाव आयोग के ऊपर, जो एक निष्पक्ष इंडिपेंडेंट संस्था है। और कहीं ना कहीं पे 2019 या फिर 2014 या फिर उससे पहले तमाम जितने सारे और उसके बाद तमाम जितने सारे असेंबली इलेक्शंस के जो मतदान हुए हैं और नतीजा निकला है, आप सारे मतदान और सारे नतीजाओं पे प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। यही प्रॉब्लम है कांग्रेस के साथ कि वो जब एक स्टेट में चुनाव जीत जाते हैं, इस तरह से वो अपना संतुलन खो बैठते हैं कि किसी भी तरह का बयानबाजी करना शुरू कर देते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात अगर आती है तो मैं 24 के हिसाब से आपको कुछ आकलन बताता हूं। ठीक है, आप कर्नाटका में आपकी आगे है, सीटों में आप आगे हैं और उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और शायद आप लोग सरकार बना भी सकते हैं, या तो फिर त्रिशंकु विधानसभा भी हो सकता है वहां पे। पर इसके साथ ही इसी साल जब तेलंगाना, आंध्रा और बाकी प्रदेशों में जो चुनाव होगा, वहां पे आपकी परिस्थिति क्या है? तेलंगाना में तो आपका सुपड़ा साफ हो चुका है, आंध्रा में आप कहीं पर भी नहीं है, तमिलनाडु पे आप डीएमके के बैसाखी के सहारे पे आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना यूफोरिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है।
यूपी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो चुनाव का जो नतीजा निकल रहा है, जो रुझान आ रहा है, उस पर तो आप कहीं पर भी नहीं है सारा उत्तर प्रदेश में। और उसके साथ साथ आप अगर देखेंगे बंगाल में कहाँ पे है, पूर्वोत्तर में कहाँ पे है, आप मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है नहीं, छत्तीसगढ़ में आपकी स्थिति डामाडोल है, राजस्थान में हर कोई देख रहा है कि किस तरह का घमासान चल रहा है। इसलिए ये आवश्यकता है कि इस तरह का आरोप लगाने से बेटर है कि आप लोग पैन इंडिया लेवल पे जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को लेकर सक्रिय रूप से चुनाव लड़ने की कोशिश कीजिए और उन सब चीजों पे ध्यान दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं एस के दत्ता साहब कि आत्ममंथन करना यहाँ पर जरूरी है। सबको जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है, जरूरी है। और उसके साथ साथ कांग्रेस को भी इस तरह का छिचौड़ा बयानबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गैर जरूरी बयानबाजी तो बहुत चुनावों के दौरान हुई है जिसकी जरूरत नहीं थी, और अब जनता जो कि वोट से छोट करना जानती है, आज वोट का असर दिखाई दे भी रहा है। अरविंद मोहन सर, मेरा सवाल आपसे इसलिए क्योंकि पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा चर्चा रही, कर्नाटक चुनाव प्रचार जिस वक्त चल रहा था उस वक्त दो बातों को लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे। पहला, मणिपुर चल रहा था, उस पर कोई बयानबाजी नहीं, कोई उस तरफ ध्यान नहीं। दूसरा, दिल्ली के जंतर मंतर पर जो पहलवान बैठे हुए हैं, जो ओलंपियंस बैठे हुए हैं, वो खिलाड़ी जिन्होंने देश का मान बढ़ाया इंटरनेशनल लेवल पर, उस तरफ ध्यान नहीं हुआ, उस तरफ किसी ने कोई बड़ी टिप्पणी या फिर उन्हें मनाने की कोशिश नहीं हुई। ये दो चीजें भी असर कर गई क्या कर्नाटक चुनाव में बीजेपी के लिए? देखिए, कर्नाटक चुनाव में एक इम्बैलेंस था बहुत साफ, और ये इम्बैलेंस मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को या बीजेपी को जो अपना फीड था उससे उनको ये सीन दिखाई दे रहा था कि कर्नाटक में बीजेपी कमजोर पड़ रही है, राज्य सरकार का परफॉर्मेंस लोग अच्छा नहीं मान रहे हैं। तो प्रधानमंत्री ने जितना जोर लगाया एक विधानसभा चुनाव में, आमतौर पे प्रधानमंत्री के पद पे बैठा आदमी उतना नहीं लगाता है या वो शोभा भी नहीं देता है। लेकिन उसमें भी ये बात अपनी जगह है कि जितने फिर वो नायक भी हैं बीजेपी के, सिर्फ ये प्रधानमंत्री। क्या आपको पश्चिम बंगाल का चुनाव प्रचार याद आ गया? तो उनका इतना जोर लगाना, निश्चित रूप से बाकी मसलों पे क्या नुकसान होता है प्रधानमंत्री पद का आदमी अगर एक राज्य के चुनाव में उलझ जाए, वो दिखाई देता है। जो दोनों प्रसंग आप बता रही हैं, मणिपुर का हो या पहलवानों का मसला हो, कि उनको इस तरह से पूरे मुल्क पे ध्यान रखना होता है, एक राज्य का नहीं रखना होता है। लेकिन अब चुनाव बीत गया है तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इन बातों पे ध्यान देंगे, अपने रोल पे भी वो विचार करेंगे। मेरे ख्याल से उनसे ज़्यादा कोई आदमी कोर्स करेक्शन पे ध्यान नहीं देता है, जितना वो इस चीज पे ध्यान रखते हैं उतना कोई। अरविंद सर, एक बात और, जब चुनाव प्रचार का शोर थम गया था उसके बाद आधी रात में एक वीडियो मैसेज जारी किया गया था, ओपन लेटर जारी किया गया था, उसको लेकर भी कांग्रेस ने बड़ा हमला बोला था, चुनाव आयोग तक जाने की बात कह दी थी। ये वीडियो संदेश इसीलिए जरूरी था क्या क्योंकि बीजेपी अंदरूनी सर्वे में जान गई थी कि नुकसान होने वाला है? देखिए, चुनाव का स्तर जिस किस्म से जा रहा है वो स्वस्थ नहीं है, मैं मानता हूँ। उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ आती जा रही हैं, और उसमें नए नतीजों से, या जैसे इसी चुनाव में मैं मानता हूँ कि इमोशनल सारे इशू काम नहीं कर पाए कोई, और लोकल मुद्दों ने और गवर्नेंस के सवाल ने प्रमुखता पाई है। तो बाकी करेक्शंस भी डेमोक्रेसी की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो सेल्फ करेक्शन के मामले में किसी भी पॉलिटिकल सिस्टम से ज़्यादा बढ़िया है। लोग जैसे ये महसूस करते हैं कि किसी तरफ गड़बड़ होती जा रही है, तो डेमोक्रेसी में सेल्फ करेक्शन का, और वो भी 5 साल में ज़रूर मौका मिलता ही है, 5 साल से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। तो ये अच्छी बात है, और कुछ सेल्फ करेक्शंस डेमोक्रेसी करती भी जा रही है। आज का नेता पहले की तरह नहीं रहेगा कि चुनाव जीतने के बाद कहीं सोया हुआ है। अच्छा अरविंद सर, चूंकि ये रुझान है, नतीजों में तब्दील होंगे, लेकिन रोहित, ये जो तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, अभी थोड़ी देर पहले तो गुलाल लगा रहे थे पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे को, अभी ये जो आतिशबाजी हो रही है, होली दिवाली सब कुछ कांग्रेस के लिए अभी मन रही है, देखिए डांस हो रहा है। देखिए, मौका है क्योंकि कांग्रेस ने देखा कि मतलब ये मुझे लगता है कि इस खुशी के पीछे एक रीजन, एक जीत की तरफ बढ़ते हुए कदम तो है ही रचना। अच्छा, लेकिन बजरंगबली की फोटो है क्या? हाँ, नजर आ रहा है। और एक देखिए गदा भी ले रखा है बजरंगबली का हाथ में, ये हाथ में बजरंगबली का गदा भी। मैं कह रहा था कि मैं पहले भी इस बात को रिवाइवल की ज्यादा है, क्योंकि पिछले कुछ इलेक्शंस में जो गांधी परिवार था उनका बहुत इन्वॉल्वमेंट प्रचार में नहीं देखा जा रहा था।
सवाल बार बार ये भी उठते थे, हम और आप ही जब डिबेट में बैठते थे सवाल करते थे कि भाई राहुल गांधी प्रचार में क्यों नहीं है, प्रियंका गांधी प्रचार में क्यों नहीं, क्योंकि फेस हैं वो लोग वहां के कांग्रेस के। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, तो ये मुझे लग रहा है कि एक रिवाइवल की खुशी भी बहुत ज्यादा है कि हाँ पूरी की पूरी जो टॉप लीडरशिप है वो प्रचार में उतर आई। हमने देखा, अभी दिखाया हमने कि कितनी रैलियां प्रियंका गांधी ने की, रोड शो किए, राहुल गांधी ने रोड शो किए, सोनिया गांधी भी चुनाव प्रचार में उतरी थी। विनीता हरिहरन जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। विनीता जी, अभी जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है, तकरीबन 3.5 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है काउंटिंग को चलते हुए, और कंटिन्यूअसली बीजेपी जो है वो लैग कर रही है और काफी पीछे है। क्या कमेंट करेंगे आप? अभी क्या वजह आप देख रही हैं कि इतना पिछड़ गई बीजेपी इतने जबरदस्त चुनाव प्रचार के बावजूद? जी, तो ये जनता की वर्डिक्ट है, जनता की मैंडेट है, तो हम एक्सेप्ट करेंगे। हम सब विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो वी विल एक्सेप्ट डिफीट विद ग्रेशियसनेस इफ इट इज सो। बट अभी भी अर्ली ट्रेंड्स है, 6 to 7 राउंड्स ही हुए हैं, 20 राउंड्स होने हैं अभी भी काफ़ी सारे हमारे कैंडिडेट्स जो है 500 वोट से कम से ट्रेल कर रहे हैं। तो इट इज स्टिल आई वुड से अर्ली टू सेलिब्रेट विक्ट्री फॉर एनी पार्टी। लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो भी हमारे जो पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स रहे हैं, मोदी जी के जो आउटरीच रहा है, जो भी हमने टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट किए हैं, फ्री LPG गैस सिलेंडर्स दिए हैं, जो घर दिए हैं 9 लाख के करीब घर हमने कर्नाटक में दिए हैं, और वो सब जो है डिस्पाइट इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद जो एंटी इनकम्बेंसी बोले जाते हैं, कर्नाटक में हमेशा ऑल्टरनेट सरकार रही है, 5 साल में सरकार बदलती रहती है, फिर भी हमने इतनी बड़ी वाली पार्टी है ना, चैलेंज किया है। वो तो चलन को तोड़ती है, लेकिन यहाँ पर चलन टूटा नहीं। आपका दावा था 130 140 का, यहाँ पर 75 का ये आंकड़ा पार होता हुआ मैंने पिछले करीब 2 घंटे में नहीं देखा है। कि अभी भी परिवारवादी चल रही है, अभी भी हमारी देश में, और अभी भी जनता को विश्वास नहीं हो रही है कि परिवार से ज़्यादा भी एक डेमोक्रेटिक पार्टी की जो आउटरीच है, इट इज़ बियॉन्ड फैमिलीज, इट इज़ बियॉन्ड डायनास्टिक पॉलिटिक्स, तो वो हमें साबित करनी है और इंडिया में। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने हमारे यूथ में, हमारे जो नए जनरेशन में विश्वास करती है, वो लॉन्ग टर्म गेन के लिए ज़रूर चूंकि आपने यूथ की बात की विनीता जी, एंड वी हैव स्टिल नॉट लॉस्ट होप, चूंकि आपने यूथ की बात की है और कोई भी पार्टी